हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदेश अड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डियर एडेड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का मॉडल पेपर। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको सामाजिक अध्ययन में 15 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न से देखने को मिल जाते हैं। आपको 40 प्रश्न 120 मिनट में करने होते हैं। आपका नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न से ही उठता है और गिरता ही है। 15 में से 15 आपका सही जाए। ओके दोस्तों, इसलिए आपको सारे क्लास को अच्छे से लेना होगा। और दोस्तों आपको इस मॉडल पेपर में आप अपने आप को देखिए कि आखिर आपको कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चंस आपके आते हैं। जो क्वेश्चंस आपको नए लगे आप उस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। अगर आप नए हो, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों आइए चलते हैं, यहाँ पर हम अधिक टाइम ना लेते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और इसका पूर्णांक रहेगा 50 नंबर का। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ का। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। ओके दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा 1784। दोस्तों आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। दोस्तों बस यहाँ पर कुछ घंटे बाकी हैं। ठीक है, हम यहाँ पर दिन नहीं गिनेंगे, कुछ घंटे बाकी हैं और कुछ घंटे बाद ही आपका एग्जाम होने वाला है। इसलिए बस हम केवल यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और जो प्रश्न हमें एक्स्ट्रा समझाने लायक होगा उसको हम आसान भाषा में आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए। तुझे के बाबरी की भाषा है। दोस्तों उर्दू, हिंदी, फारसी या तुर्की। तुझके बाबरी की भाषा की बात यहाँ पर की जा रही है। दोस्तों कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा तुजुक ए बाबरी। ठीक है, और इसमें आपका हो जाएगा तुर्की। यह तुर्की भाषा इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है नंबर 3, चित्रकला का सर्वाधिक विकास कब हुआ था। दोस्तों यानी किसके शासन काल में चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ था, ये आपको बताना है। बाबर, हुमायूं, जहांगीर या औरंगजेब के शासनकाल में बताइए किसके शासनकाल में चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ था। ये चीज यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। दोस्तों किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। दोस्तों किसने शुरू किया था। अब यहाँ पर किसने शुरू किया था, अगर तुम बात करें आंसर की तो इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ कौन थे। दोस्तों इसमें हम क्या बताएं, ये आपको सबको पता है कि तानसेन जी थे। कौन थे, तानसेन जी थे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था। ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका अकबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां आपका है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी इसमें आपको बताना है। इसमें दोस्तों आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आप उस क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे जरूर बढ़िएगा। आठवां आपका है नकदी फसल। नकदी फसल आपका क्या है, गन्ना, चाय, गेहूं या दालें। नकदी फसल की बात करें दोस्तों इसमें आपका गन्ना हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको तंबाकू दिए, ठीक है, तो तंबाकू और गन्ना ये आपके दोनों नकदी फसल के अंतर्गत आएंगे। शायद इस बार एग्जाम में आपका गन्ना ना देकर तंबाकू भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको तंबाकू ही मानना होगा, या फिर रहेगा गन्ना या फिर रहेगा आपका तंबाकू। ठीक है, दोनों आपके अधिक क्वेश्चन आते हैं और दोनों आपके नकदी फसल में आ जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नकदी फसल किसे कहते हैं, जो केवल बिजनेस के पर्पज से काम किया जाए वह आपका नकदी फसल के अंतर्गत आएगा। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। 90 की बात करते हैं इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। धात्विक पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अब दोस्तों पहले आप ऑप्शन को देखिए तभी आप बता पाओगे। अब यहाँ पर धात्विक पदार्थ की बात की जा रही है। लोहा, सोना, तांबा या उपरोक्त सभी। जब यहाँ पर धातु की बात की जा रही है तो ये आपके तीनों ही धातु के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? ये तीनों आपके धातु के अंतर्गत आएंगे। 11वां आपका है कि संचार का साधन नहीं है। संचार का साधन नहीं, इसमें आपसे कहा गया है, इसमें आपका हो जाएगा हेलीकॉप्टर, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में या ऑस्ट्रेलिया में? बताइए दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा? महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13वां आपका है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 14, 15, 2 या 12? इसमें से आपका क्या होगा? इसमें आपका ऑर्थोमेटिक हो जाएगा 12, यानी आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष कौन होता है? इसमें से आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा उप राष्ट्रपति। ठीक है, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आपके एग्जाम में हमेशा आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कैसा क्वेश्चन? मिक्स क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। भारत में शासन का प्रमुख होता है। दोस्तों इसमें हम क्या बताएं, तो बच्चे को पता है कि आखिर भारत में शासन का प्रमुख कौन होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए भारत की बात की जा रही है, ठीक है, ऐसे आप हो गए तो कन्फ्यूजन। दोस्तों इसमें आपके हो जाएंगे प्रधानमंत्री। ओके दोस्तों, आपके हो जाएंगे प्रधानमंत्री। बच्चे को पता है कि प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और एक बार आप लोग शेयर भी कर दीजिए। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर अपडेट, हर क्लास हमेशा टाइम पर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? दोस्तों खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। अगर पूछे आपसे कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, आपको लिखना होगा कि 1527 में हुआ था। यानी एक प्रश्न में आपके 2 प्रश्न बनकर आ जाते हैं। शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? दोस्तों शिवाजी का राज्य अभिषेक रायगढ़ के 1674 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 1857 ईस्वी की क्रांति किस मुगल शासक के समय हुआ था? अब दोस्तों यहाँ पर 1857 की क्रांति की बात की जा रही है कि किस मुगल शासन के समय में हुआ था। इसमें आपके हो जाएंगे बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर के राज्य में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के 2 कारण आपको यहाँ पर लिखना है। दोनों देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका पहला जाएगा कि दोनों भारत में अपने अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते थे। उसके बाद कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकारी को लेकर दोनों में कहीं न कहीं संघर्ष चल रही थी। दोस्तों यहाँ पे आपसे 2 कहा गया था तो आपको 2 ही लिखना होगा, क्योंकि आपको 1 ही नंबर दिया जाएगा। ठीक है, आप कितना भी लिखो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी? बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी, ये भी आपको यहाँ पर बताना होगा। जब बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था की बात की जाए, इसमें आपके हो जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव। ओके दोस्तों, आपके जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव जी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको टेट, सीटेट, एस्टेट सब जगह देखने को मिल जाते हैं। MS स्वामीनाथन,
ये आपको हर जगह, हर गली में, हर मोहल्ले में देखने को मिल जाएगा। यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि स्थल मार्ग के किन्हीं दो साधनों के नाम लिखिए। अब यहाँ पे आपको स्थल मार्ग के दो साधनों के बारे में लिखना है दोस्तों। आपका बस, रेलगाड़ी, जीप, ट्रक। दोस्तों आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपके स्थल संसाधन आपकी निगाहों में है, आप वो भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका है कि सौर ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। सौर सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सब बातों की एक बात, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि मजबूती के आधार पर लौह धातु के कितने प्रकार होते हैं। मजबूती के आधार पर लौह धातु के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों मैं आपको अभी ही बता दूं कि जो आपके अति लघुत्तम प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर मैं उस प्रश्न और उत्तर को दोनों को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब आपका लघुत्तरीय प्रश्न आएगा तो हम उसके केवल आंसर आपको दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उसका आंसर आपको खुद वीडियो को रोक कर पढ़ना पड़ेगा। अगर दोस्तों हम आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न को भी पढ़ते हुए और उसके उत्तर को भी पढ़ेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और हम नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम खराब हो। ओके दोस्तों, आप मॉडल देख लीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे। अब यहाँ पर लोहे के प्रकार की बात की जा रही है। तो दोस्तों इसमें आपको दिख रहा है कि लोहे 4 प्रकार के होते हैं। ओके दोस्तों, लोहे 4 प्रकार के होते हैं और इन चारों का नाम यहाँ पर लिखा गया है। लोहा एक बहुत ही मजबूत धातु होता है। ये आपके 4 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ठीक है दोस्तों, ये आपके 4 टाइप हो जाएंगे। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में है। व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है। निर्वात कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि समवर्ती सूची के विषय में कौन सी सरकार कानून बना सकती है। तो संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, परंतु अब समवर्ती सूची अथवा तीसरी सूची यानी आपकी 7वीं अनुसूची में 52 विषय रखे गए हैं। समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है जिन पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ओके दोस्तों, 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों इसके 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, दूसरे वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है। अब यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के मिलने पर ही भारतीय संसद का गठन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 2 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपको कैसे लिखना है, बस केवल आपको यहाँ पर 4 से 5 लाइन में लिखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि 2 घंटा बहुत अधिक नहीं होता है। आपको 40 क्वेश्चंस करने होते हैं, इसीलिए आप पूरी कोशिश करो कि आप सारे क्वेश्चंस को करो, कम करो। बाद में अगर आपके टाइम बच जाए फिर आप उस क्वेश्चंस को रिपीट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आप 4-5 लाइन छोड़ते हुए आगे जरूर बढ़िएगा। चलिए, अब यहाँ पे शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग क्यों कहा था। तो जो इनकी
अच्छाइयाँ थी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि औरंगजेब की धार्मिक नीति के क्या परिणाम हुए। औरंगजेब की धार्मिक नीति के क्या परिणाम हुए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं इसका आंसर। आप वीडियो को रोक के इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर हम पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम बीत जाएगा दोस्तों, और आपका टाइम भी लॉस होगा, और आपके सारे प्रश्न भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ प्रश्न आपको याद होंगे तो आप उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। अब यहाँ पर पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के कारणों का उल्लेख करना है। आखिर पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की क्यों हार हुई, उसका उल्लेख यहाँ पे करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको उसके उत्तर दिख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो या फिर आप वीडियो को रोककर पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शिवाजी के केंद्रीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी, लिखिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको शिवाजी के केंद्रीय शासन व्यवस्था के बारे में लिखना है। यहाँ पे आपको हेडिंग भी दिख रहे हैं, आप हेडिंग लिखकर भी एक एक लाइन उसके बारे में लिखकर आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, उनके चरित्र के बारे में, उनके शहर के बारे में, ठीक है, हर चीज़ के बारे में। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, स्पष्ट करिए। तो दोस्तों ऐसी कोई कंपनी नहीं, ऐसी कोई कारखाना नहीं, ऐसा कोई व्यवसाय नहीं कि जहाँ पर कोयले का उपयोग ना किया जा रहा हो। दोस्तों अब तो देखिए, जो हम सबको लाइट मिलती है, बिजली मिलती है, इस पर भी पानी और कोयले का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि किन्हीं दो संचार साधनों के नाम लिखिए जो उनकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर दो संचार साधनों के नाम लिखना है, प्लस आपको उनकी उपयोगिता का उल्लेख भी करना है। रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर एवं इंटरनेट। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके बारे में 4-4 लाइन, 5-5 लाइन में उल्लेख करिएगा बस। ठीक है, अधिक लंबा आप क्वेश्चंस को मत खींचिएगा। जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है ऐसा मत करिएगा, ऐसा मत लिखिएगा, बस कम लिखिए, अच्छा लिखिए और समझ में आए इस तरह लिखिए। आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंक का महत्व लिखिए। यहाँ तो आपको आधुनिक अर्थव्यवस्था के बैंक के आधुनिक महत्व के बारे में लिखना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा 5-6 हेडिंग, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि उच्चतर न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की बात की जा रही है। दोस्तों सबसे पहले क्या कि आप भारत के नागरिक हो, ओके दोस्तों। उसके बाद आप 10 साल तक वकालत कर चुके हों, ओके दोस्तों। तो इस प्रकार आप न्यायाधीश बन सकते हो। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यदि आपको नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आपको संसद में किसी विषय पर कानून बनवाना हो तो आप क्या करोगे। अब दोस्तों आप क्या करोगे, यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है कि केंद्र सरकार की आय के 2 स्रोतों का वर्णन यहाँ पे करना है दोस्तों। आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला है, ये आपका ठीक है पहला है केंद्रीय उत्पादन कर। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय उत्पादन कर। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा आय, निर्यात कर एवं सीमा शुल्क है। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग एक बार जरूर वीडियो को शेयर करिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कमेंट भी करिएगा। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।